हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ सेफ भी होंगे। नाउ आज हम फिर से अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं हमारे उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वो सब्जेक्ट हमारा रहेगा केमिस्ट्री। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है हमारा केमिस्ट्री, और इसका लेक्चर 1 हमने पिछले ही दिन अभी कंप्लीट किया हुआ था। आज हमारा ये लेक्चर 2 आ रहा है। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो वो भी देख लो, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आज का सेशन आप देख लेते हो तो सरकारी कॉलेज छोड़ो, टॉप के सरकारी कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। इतना आपको गारंटी दिया जा सकता है कि अगर आप प्रॉपर यहाँ पे जो भी हमारे क्वेश्चन सेट चलते हैं, अपना सेशंस चलता है जो यूट्यूब पे या फिर ऐप पे चलता है हमारे, अगर उसको अच्छे से देखते हो तो यार टॉप के कॉलेजेस पाना कंफर्म है। क्योंकि आपको भी पता है केमिस्ट्री और उसके बाद हमारा फिजिक्स, फिर उसके बाद हमारा मैथ, यही 3 सब्जेक्ट होता है जो कि हमारे जी कप में आता है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के मदद से हम अपना सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस सेशन को, और लास्ट तक बने रहो क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हम अपने डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको रट रट जाना चाहिए, क्योंकि इन सब में आप लॉजिक क्या यूज़ करोगे बताओ। इन सब में ना कोई ऐसा न्यूमेरिक है या फिर कोई ऐसा थ्योरी तो है, यानी पूरा टोटल थ्योरी है, आपको आपको याद ही करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लो। ऑप्शन ए है 18वां, ऑप्शन बी है 20वां, ऑप्शन सी है 15वां और ऑप्शन डी है 17वां। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दो, और या फिर कमेंट में दे रहे हो तो जो जो आंसर देगा उसके कमेंट को हार्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, फैकल्टी की तरफ से। तो आप बताओ इन चारों में से कौन सा सही होगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल और रिपीटेड क्वेश्चन है ये कई बार एग्जामिनेशंस में आपके जीकअप में आ चुका है और इस बार भी चांस है कि आ जाएगा। तो आपको बताओ कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है, फटाक से बताओ। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17वां। तो जो हमारा कार्बन होता है ये 17वें पायदान पे पाया जाता है, 17वें स्थान पे पाया जाता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन डी 17वां आप टिक करके आ जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर 17वां ऑप्शन है फिर भी डी टिक करके आओ, 17वां जो रहेगा उसको टिक करके आओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपना पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आते हैं कि बायोलॉजी के पिता और साइंस के पिता, ये सब काफ़ी ज़्यादा सिंपल और रिपीटेड क्वेश्चन है और याद करने वाले क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो इन सबको तो अब मेक श्योर करो कि पूरा देख के जाओ ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रिस्टले, लेवोसिए, शीले, इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्द से जल्द इसका आंसर कमेंट करो कि कौन थे इनके आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे, मॉडर्न केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन थे। तो जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तो आंसर आपको बताऊंगा ये भी तुरंत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेवोशिए। तो लेवोशिए जो थे वही हमारे आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल से थे ये, ऑप्शन बी सही होगा। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे, तो आप बिना सोचे समझे लेवोशिए टिक करके आ जाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना हम पहुंचते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा सिंपल है, और आज का जो क्वेश्चन है ना ये सब थ्योरी बेस्ड है थोड़ा, और थ्योरी बेस्ड है इस वजह से आपका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके जितने भी किताबें हैं और यूट्यूब चैनल है वो ज़्यादातर फोकस करते हैं कि न्यूमेरिकल या फिर वैसे, बट आज का मेनली हम लोग का थोड़ा फोकस ज़्यादा रहेगा कि हम थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसमें कंटेंट इतना ज़्यादा है, उसको हम लोग प्रॉपर रेक्टिफाई और कलेक्ट करके पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन टाइप में अपना सेट का है। तो इस वजह से सेट आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो यानी केमिस्ट्री जो है हमारा, उसका ज्ञान का सर्वप्रथम किस देश में हुआ, उसका ज्ञान किस देश में सर्वप्रथम हुआ। तो ऑप्शन है चीन, यूनान, मिस्र, अरब, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, चीन। तो 4 ऑप्शन है, आप जल्दी से बताओ इन चारों में से कौन सा सही होगा कि आपका केमिकल साइंस जो है, रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम ज्ञान किस देश में हुआ। तो आंसर जल्दी से आप लाइव चैट में लिख दो या फिर कमेंट डाउन करो क्या होगा। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र, अरब। तो जो हमारा मिस्र अरब था वहाँ पर रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम ज्ञान उन्हीं लोगों को हुआ था।
अब क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर हम अपने तरफ से देखें, अगर भारतवासी होने के तरफ से देखें तो हमारे भारत में बहुत बहुत युगों युगों से चलता रहा है, बट जो हमारा साइंस है ना ये सब चलता है प्रूफ बेसिस पे। तो जब तक प्रूफ कुछ नहीं मिलेगा यार, केवल बोलने से होगा नहीं। तो इंडिया वालों को पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारा और पुराना है, बट इंडिया वाले कर नहीं पाते। तो इस वजह से हमारा जो मिस्र अरब है, इन लोगों के पास ये खिताब है कि हाँ रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम हुआ था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन बी मिस्र अरब टिक करके आ जाना शांति से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी सिंपल है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा कि रसायन विज्ञान जो हमारा है वो केमिस्ट्री यानी कि वो कहाँ किस देश में सर्वप्रथम हुआ? वो हुआ मिस्र अरब में, मिस्र अरब में। तो आप वहीं से ये हिंट ले सकते हो कि अगर वहाँ पे सबसे पहले ज्ञान मिस्र अरब में हुआ तो ये जो केमिस्ट्री है ये भी हमारा मिस्र का ही होगा, जो केमी वर्ड है वो भी मिस्र का ही होगा। तो थोड़ा कहीं कहीं आप लॉजिक भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आता तो आप पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ऑप्शन है चीन का गलत, अमेरिका का ये भी नहीं है, भारत का ये भी नहीं है, मिस्र का ये सही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुए जो कि प्राचीन नाम है मिस्र का, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि एक क्वेश्चन अगर आपको आता है तो उससे रिलेट करके आप उसी एनालॉगी उसी लॉजिक से आप ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हो, उसके आंसर को आप गेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एक क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि उस क्वेश्चन से देखो पिछले क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन बन रहा है सीधे सीधे। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कार्बनिक यौगिक है, निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन है CO2, CH2, CH4 और SO4। अब जल्दी से बताओ, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। CO2 होगा कि CH2 होगा कि CH4 होगा कि SO2 होगा? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भाई आंसर इसका, जल्दी बताओ तुरंत। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CH4। तो जो CH4 होता है यही हमारा कार्बनिक यौगिक है इन चारों ऑप्शन में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स भी जिसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक ऐसा है CH4, ये कार्बनिक यौगिक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 90% से 100%, 65% से 90%, 95% से 100%, 40% से 50%। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप फटाक से कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपको बताने के लिए इसका आंसर। जल्दी बताओ भाई, फटाक से बताओ, फटाक से, बिना सोचे समझे आपको बताना है आंसर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो इसका आंसर होगा मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा होती है ऑप्शन बी, 65% से लेके 90% तक हमारा क्या होता है? 65% से लेके 90% तक हमारा पानी पाया जाता है हमारे मानव शरीर में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन बी आप 65% से 90% तक बिना सोचे समझे आप टिक करके आ जाना, क्योंकि ये अपना पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे आपने पढ़ रखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा क्या आ जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके की आविष्कारक हैं। तो चेचक जो हुआ था, चेचक एक बीमारी, एक वायरस, कुछ भी कंसीडर करो, इसका जो वैक्सीन था भाई, जैसे कोरोना हुआ तो उसका वैक्सीन अपना बना कोवैक्सीन वगैरह वगैरह। तो जो चेचक हुआ था, एक रोग फैला था, उसके वैक्सीन का कौन आविष्कारक था, यानी कौन उसकी खोज की थी? तो ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, बर्जीलियस, लुइस पास्चर और गेबर। गोबर नहीं, गेबर, ठीक है। तो चार ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको करेक्ट वन चूज़ करना है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब जल्दी से बताओ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है यार, ये सब इन्वेंशन डिस्कवरी वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आप जल्दी जल्दी लाइव चैट में, ऐसे देखो लाइव चैट बना होगा नीचे, उसमें जाके चैट करो और भर जाना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चों जितने लोग आते हो आप सब अगर लाइव चैट और कमेंट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है
और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग जो जो इसको लाइक शेयर तो करोगे, अगर लाइव चैट भी करते हो या फिर कमेंट करते हो तो उसको हम लोग हर्ट भी दे देंगे कमेंट को, ठीक है। ना विश्वास हो तो आप ट्राई कर दो करके। तो इसका आंसर होगा भैया एडवर्ड जेनर। तो जो एडवर्ड जेनर थी, इनका मैं फिगर बना देता हूँ। जो एडवर्ड जेनर थी, इन्होंने ही हमारा चेचक के वैक्सीन का खोज किया था, इन्होंने इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था। तो यही एक आविष्कारक हैं चेचक के टीके की, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा कि चेचक के टीके की आविष्कारक एडवर्ड जेनर थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हम लोग को अपना देखते हैं कि क्या है। निम्न में से जर्मनाशी है, निम्न में से जर्मनाशी है, ऑप्शन क्या है? क्लोरोबेंजीन, डेटॉल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यार ये तो देख के ही बताने वाला क्वेश्चन है कि इसका आंसर आप देख के ही बता लोगे। तो जल्दी बताओ कि क्लोरोबेंजीन है, डेटॉल है, कि दोनों ए बी दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो फटाक से बताओ कि इसमें से जर्मनाशी कौन सा है। जल्दी बताओ, लाइव चैट करो या फिर कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करो या लाइव चैट करो, दो में से एक को आपको तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरे अपने पर्सनल नंबर पे मेरे व्हाट्सअप कर दो, कुछ ना करो तो इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन सी, ए और बी। तो जो क्लोरोबेंजीन होता है और डेटॉल होता है, ये दोनों क्या हैं? जर्मनाशी हैं, जर्मनाशी, यानी कि हमारे कीटाणुओं को मारने का ये काम कर सकते हैं, जर्म को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में जब अपने जीकअप का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पे केवल क्लोरोबेंजीन आता है, डेटॉल नहीं आता है, तो आप क्लोरोबेंजीन लगा दोगे। अगर क्लोरोबेंजीन भी नहीं आता, डेटॉल भी नहीं आता, तो आप, और इसके जगह कुछ और आ जाता है, तो आप इनमें से कोई नहीं टिक करके आ जाओगे, ठीक है। तो आपको हर एक ऑप्शन देखना है, ये भी नहीं कि केवल क्लोरोबेंजीन पढ़ें और ऑप्शन ए टिक करके आ जाएं, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या फिर केवल डेटॉल देखें और उसको टिक करके आ जाएं केवल ऑप्शन भी, तो वो भी गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको पूरा हर एक ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और क्वेश्चन भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके कुछ आपका सही हो सकता है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको बहुत ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है, पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है, क्लोरीन, डीडीटी, क्लोरोफॉर्म, ईथर। तो यार ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप जल्दी से बताओ। और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ये तो देख के ही पता चल रहा होगा कि क्लोरीन कैसे ही पौधों के कीटाणु को, तो जल में कीटनाशक का काम कर सकता है। क्लोरोफॉर्म आपको पता है कि किसी को बेहोश करना हो तो वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ईथर भी नहीं होता, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन बी, डीडीटी। डीडीटी जो होता है वही हमारा पौधों को कीटाणुओं से व रोगों से बचाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ऑप्शन बी यानी डीडीटी आप टिक करके आ जाएंगे, डीडीटी, भूलेंगे नहीं, ठीक है। और जो जो आपको आता जा रहा है वो आप मेक श्योर कि कमेंट डाउन करते जाओ, क्योंकि आप कमेंट करते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं। तो इसका आंसर आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ऑप्शन बी, डीडीटी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भैया हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BHC का फुल फॉर्म क्या है? आ गया हमारा प्रॉपर क्वेश्चन। ऐसे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, जो हमारे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सब मैंने पहले ही बताया था, अगर केमिस्ट्री का 25% का वेटेज है, यानी 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो उसमें से आपका नहीं कुछ तो 2 से 3 आपके फुल फॉर्म ज़रूर आते हैं। 2 से 3 फुल फॉर्म यानी 4 3 या 12 नंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर कैरी करता है। तो ये 12 नंबर भी आपको एक बढ़िया कॉलेज से निकाल सकता है या किसी बढ़िया कॉलेज में आपको पहुंचा सकता है। तो ऐसा नहीं कि फुल फॉर्म को ना ही पढ़ें, फुल फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। और फुल फॉर्म को याद करने का तरीका बस यही है कि आप पांडे जी टेक्निकल या फिर पांडे जी टेक्निकल ऐप जो है हमारा लॉन्च हुआ है, उस पर भी जाके आप प्रॉपर अच्छे से जो रिपीटेड वे में और प्रीवियस ईयर बेस्ड फुल फॉर्म है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं BHC के क्या क्या है। बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बताओ, जल्दी बताओ भाई। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा इजी है कि इसका आंसर क्या होगा।
बीएचसी का पूरा नाम बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड की बेंजीन, ये चारों है। जल्दी बताओ, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको ऑप्शन आंसर टाइम देता हूँ, 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। आप फटाक से बताओ कि इन सब में क्या सही होगा, जल्दी बताओ। चलो भैया मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा भाई बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो जो हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड होगा वही हमारा बीएचसी का क्लोराइड। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड ही हमारा फुल फॉर्म होता है बीएचसी का। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बीएचसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप लोग पहले तो सर्च आउट करो कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड है कि नहीं। अगर है तो उसको टिक करके आओ, अगर नहीं है तो ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं, तो उसको टिक करके आ जाना। घबराना नहीं है, क्योंकि आपको यार जानते हो कि घबराओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम है, लाखों बच्चे बैठेंगे, तो आपको पैनिक नहीं होना है, अच्छे से मेहनत करके पढ़ना है और वहाँ जाके अपनी सारी मेहनत दिखानी है, ठीक है। अभी आपके पास समय है लगभग 15-20 दिन का, लगभग, तो अच्छे से पढ़ो, बहुत टाइम है और किसी चीज़ से डरो ना। बाकी सब तो हम लोग तो हैं ही, फैकल्टी पूरी तैयार है आपको टॉप के कॉलेजेस दिलवाने के लिए। ना क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदर्श गैस व्यवहार है। आदर्श गैस यानी आइडियल गैस व्यवहार है, परीक्षण, परिकल्पना, प्राकृतिक नियम, ये सभी। अब इन चारों में से बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। प्रेक्षण होगा कि परिकल्पना होगा, प्राकृतिक होगा, ये सभी। तो आइडियल गैस का जो बिहेवियर है वो कैसा है, तो आपको भी पता होगा कि जो आइडियल चीज़ें होती हैं ना वो पॉसिबल नहीं होती है, वो बस एक प्रकार से इमेजिनरी होती हैं, वो एकदम ऑब्सोल्यूट केस होता है, यानी एकदम वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, कभी ज़िंदगी में भी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। जैसे आप आइडियल गैस मान लो, आइडियल करंट, आइडियल वोल्टेज, कुछ भी देख लो, तो ये सब पॉसिबल नहीं होते। तो ये सब हमारा यहाँ पे इस वजह से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, परिकल्पना। तो आदर्श गैस का बिहेवियर कैसा होता है, परिकल्पना। ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, रियल लाइफ में ये सब नहीं एग्जिस्ट करते। बस इसको हम लोग देखते हैं क्या, क्यों बनाया गया है, इसको बनाया गया है बस किसी चीज़ से कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आप जान लो, लेकिन जाने दो, आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप कमेंट डाउन कर दो, नहीं तो मैं यहाँ पे डिटेल में भी बताने लगूँ तो आप लोग भी बोर होने लगो कि सर ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं। तो इसीलिए छोड़ो, अभी नहीं बताता हूँ, आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन है, प्रदूषित जल को पीने के योग्य बनाने के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन है आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो यार ये तो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हो जा रहे हैं, हमारे जो सेट हैं यूट्यूब के सेट, पिछले लेक्चर में भी और आज भी मैंने बताया। तो प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से कौन सा केमिकल कंपाउंड को प्रयोग में लिया जाता है। तो ऑप्शन आप सभी को पता है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट डाउन कर दो, जल्दी से कमेंट डाउन कर दो। अदरवाइज़ मेरा जो नंबर है उस पर भी आप मैसेज करके ही मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि प्रदूषित जल को करने के लिए शुद्ध हम क्या करते हैं। तो इसका अभी हमने जो कीटनाशक वाला, पौधों वाला किए थे वो उसमें भी हमने देखा, बट आज अभी तुरंत आप बताओ कि प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सा हम लोग प्रयोग करते हैं। आप जल्दी से कमेंट डाउन करो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए, क्योंकि ये इम्प्योरिटी को रिमूव कर देता है जस्ट, ठीक है। तो क्लोरीन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि हमारे प्रदूषित जल को पीने योग्य बना देता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे की कीलें कैसी हो जाती होंगी। घुल जाती है और नीला रंग विसर्जित होता है, घुल जाती है लेकिन नीला रंग विसर्जित नहीं होता, नहीं घुलती और नीला रंग विसर्जित होता है, नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विसर्जित होता है, विरंजित होता है। विसर्जित नहीं, विरंजित बोल सकते हो, विरंजित होता है, विरंजित होता है। तो आपके 4 ऑप्शंस हैं, आप जल्दी से बताओ क्या ऑप्शन करेक्ट है आपका, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है कि लोहे की कीले को जब आप नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोते हैं तो कुछ समय के बाद लोहे की कीलें घुल जाती हैं, क्या होता है। आप ऑप्शन पढ़ लो, अब बताओ। मैं ऑप्शन बोल भी देता हूँ एक बार फिर। ऑप्शन है
घुल जाती हैं और नीला रंग विरंजित होता है, घुल जाती है लेकिन नीला रंग विरंजित नहीं होता, नहीं घुलती और नीला रंग विरंजित होता है, नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। तो फटाक से आप कमेंट डाउन करो। मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, नहीं घुलती तो नहीं लेकिन नीला रंग विरंजित होता है, आपका ब्लू कलर विरंजित होता है, लेकिन ये घुलती नहीं, उसमें सॉल्यूबल नहीं होती, लेकिन आपका ब्लू रंग विरंजित हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारा जो भी एग्ज़ाम हुआ था तब भी ये आया था और मैंने भी यही ऑप्शन डी ही करेक्ट लगाया था कि नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। तो आपका ये करेक्ट हो गया आंसर आपका। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है क्योंकि यह क्रियाशील तत्व है, अवाष्पशील द्रव्य है, अत्यधिक वाष्पशील द्रव्य है, कम वाष्पशील द्रव्य है। अब जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, फटाक से बताओ कि स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस क्यों होता है। आप स्पिरिट रखे होगे, स्पिरिट जो होता है वो जैसे आपका सैनिटाइज़र ही मान लो, उसको हाथ पे रखते हो तो आपको ठंडा क्यों लगता है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न क्रियाशील द्रव्य है कि अवाष्पशील द्रव्य है, कि अत्यधिक वाष्पशील द्रव्य है, कि कम वाष्पशील द्रव्य है। आपको भी पता है, आप स्पिरिट रखते होगे हाथ पे तो वो तुरंत उड़ जाता है, तुरंत वाष्पीकरण उसका बहुत जल्दी हो जाता है। तो क्रियाशील तो ये ऑप्शन गलत है, अवाष्पशील वो वाष्पीकरण उसमें होता है तो ये भी गलत है। अत्यधिक वाष्पशील द्रव्य, हाँ अत्यधिक है तो ये सही है। कम वाष्पशील ये गलत है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वाष्पशील द्रव्य होता है। तो स्पिरिट पे ठंडा इसीलिए लगता है क्योंकि वो अत्यधिक वाष्पशील द्रव्य होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा दिया हुआ है इसमें। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये टिक करके आ सकते हो। स्पिरिट की जगह मान लो सैनिटाइज़र लिख दिया या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड रख दिया जो कि हाथ पे रखने पे ठंडा महसूस होता है, तो इसका रीज़न आप सीधे सीधे यही लगा दोगे कि अत्यधिक वाष्पशील होता है, इसीलिए वो क्या होता है कि हमको ठंडा महसूस होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन, क्लास 8th 9th का क्वेश्चन है। ये तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आता ही होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। मिल्क से कर्ड यानी दूध से दही बन रहा है तो वो केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है, भौतिक चेंज है कि रासायनिक चेंज है, कि क्षारीय परिवर्तन है कि अम्लीय एसिड चेंज है कि बेसिक चेंज है। तो आप जल्दी बताओ। अच्छा, ऑप्शन में बोल देता हूँ कि भौतिक परिवर्तन, अम्लीय परिवर्तन, क्षारीय परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा, फटाक से बताओ क्या होगा। तो 4 ऑप्शंस में से आप जल्दी से बताओ क्या है आंसर आपका सही, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो दूध से दही बनना हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है यानी रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि रासायनिक चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर दूध से आपका दही बन गया तो उस दही को आप दूध दोबारा से नहीं बना सकते। अगर नहीं बना सकते तो हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर चेंज कर पाते हैं हम लोग, जैसे दूध है दही में चेंज हो गया, अगर हम लोग दही से फिर से दूध में चेंज कर देते तो ये भौतिक परिवर्तन होता है, यानी ऑप्शन ए सही होता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, इस वजह से हमारा केमिकल चेंज होगा, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता, ये रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देना है, एक इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ देना है। ठीक है, वो गुड न्यूज़ क्या है भाई, वो गुड न्यूज़ ये है कि हमारा पांडे जी टेक्निकल जो यूट्यूब चैनल है, एक हम लोगों ने ऐप लॉन्च कर दिया है पांडे जी टेक्निकल नाम से। पांडे जी टेक्निकल नाम से हमारा ऐप लॉन्च हुआ है आज ही के दिन। तो आप मेक श्योर करो कि उसको डाउनलोड करो और 5 स्टार की आप उसको रेटिंग दो और आप एक प्यारा सा रिव्यू भी लिखो। तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि वो ऐप जो है वो आज ही लॉन्च हुआ है और उसके अंदर आपका टेस्ट सीरीज और वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीज़ें हैं, बट आप उसे डाउनलोड ज़रूर करो,
क्योंकि यार उसको बनाने के लिए, उसके अंदर जो मटेरियल्स है उसको तैयार करने के लिए हमारी टीम जो भी है बहुत मेहनत की है। तो अब अपना प्यार दिखाओ। पांडे जी टेक्निकल नाम का जो यूट्यूब चैनल है, सॉरी एप्लीकेशन है, उसको जाके प्ले स्टोर से या फिर iOS से डाउनलोड करो। और उसको डाउनलोड करने के लिए आप जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी देख सकते हो, कमेंट में भी लिंक है वो भी देख सकते हो। अदरवाइज़ आप जाके वहाँ पे टाइप कर सकते हो पांडे जी टेक्निकल, तो आपको वहाँ पे जाके एक बढ़िया सा हमारा एक चैनल मिल जाएगा। और उसका जो लोगो है वो भी प्रॉपर पांडे जी टेक्निकल के ही लोगों के जैसा है, जो लोगो होता है, ठीक है, उसी के जैसा है। तो आप मेक श्योर करो उसको करो डाउनलोड और 5 स्टार की रेटिंग दो और उस पर एक प्यारा सा रिव्यू भी ड्रॉप करो। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर जाओगे वहाँ पे और प्रॉपर वहाँ पे जाके अच्छे से रिव्यू दोगे और सब कुछ करोगे। नाउ आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन है 4 है, 4 ऑप्शंस हैं। गैस के अणुओं से अधिक, गैस के अणुओं के बराबर, द्रव्य के अणुओं से अधिक, द्रव्य के अणुओं से कम। तो 4 ऑप्शन है, आप इन ऑप्शंस में से कौन सा सही है वो आप बताओ कि ठोस अवस्था में जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, गैस के अणुओं से अधिक होती है कि गैस के अणुओं के बराबर, कि द्रव्यों के अणुओं से अधिक, कि द्रव्य के अणुओं से कम। तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फटाक से बताओ, काफ़ी सिंपल है। ठोस मतलब होता है सॉलिड, द्रव्य मतलब होता है लिक्विड, और गैस तो जानती हो गैस होता है। तो इसमें सबसे कम सॉलिड में होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड में होता है और सबसे ज़्यादा आपका गैस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा द्रव्य अणुओं से कम होती है। तो द्रव्य अणु यानी लिक्विड से कम होते हैं, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसका किसका सही था आंसर आप मेक श्योर कमेंट डाउन करो। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था और क्लास 9th बेस्ड क्वेश्चन था। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 9th और 8th का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो ये भी जान लो कि 100 में से अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन आपके इंटर लेवल के भी आते हैं। आप बोल सकते हो 10 to 15। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, 9 के ही नहीं, क्लास 9th के भी नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करोगे यार, क्योंकि 12-15 क्वेश्चन तो आपके इंटर के आएंगे। तो अगर आप 8-9 के नहीं कर पा रहे हो तो इंटर का खाक करोगे, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे हम लोग पूरा हर एक चीज़ प्रिपरेशन कराएंगे अच्छे से, ठीक है। ना आगे बढ़ते हैं, हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है भाई ये तो। अंतरा अणुक बल अधिक होता है, ठोस में, द्रव्य में, तीनों में समान और गैसों में। तो इन 4 ऑप्शंस में क्या करेक्ट होगा आप जल्दी से बताओ कि अंतरा अणुक बल किस में अधिक होता है, ठोस में अधिक होता है, द्रव्य में अधिक होता है, तीनों में समान होता है कि गैस में। यानी ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड, कि तीनों में, यानी तीनों में इक्वल होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में तीनों में इक्वल होता है, कि गैस में ज़्यादा होता है अंतरा अणुक बल। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, फटाक से इसका आंसर लाइव चैट या कमेंट में करके बताओ। जब बात आती है तो गतिज ऊर्जा की, तो आपका जो गैस होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है और ठोस में गतिज ऊर्जा मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे कम होती है। लेकिन जब बात आती है अंतरा अणुक बल की, तो आपके ठोस में सबसे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ठोस होता है ना, जैसे ये ठोस हो गया तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक होते हैं, ठीक है। जैसे एक रूम है, एक छोटा सा रूम है, जैसे मान लो कि ये हमारा रूम है, ठीक है, ये हमारा रूम है। अब इसमें अगर 300 लोग आ गए तो एक भी जगह रहेगी कहीं हिलने डुलने की, तो इसमें कोई हिल डुल नहीं पाएगा। तो इसको मान लो ठोस, तो इसमें हिल डुल नहीं पाएंगे, इसलिए गतिज ऊर्जा सबसे कम रहेगी। लेकिन जो अंतरा अणुक बल होगा, यानी कि इस जो आपस में सब जुड़े हुए हैं वो काफ़ी तेज़ी से जुड़े हुए हैं, तो ये अंतरा अणुक बल ज़्यादा होगा। लेकिन उसी जगह आप देखो, अगर गैस ले लो तो गैस में क्या, एक मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, एक इधर, तो इसमें देखोगे कि ये इसका मूवमेंट इधर हो रहा है, इसका इधर हो रहा है, इसका इधर हो रहा है। तो मूवमेंट तो है लेकिन इनके अंदर आपस में बल अंतरा अणुक नहीं होता, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन है ठोस करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप मेक श्योर कि अच्छे से पढ़ो और उसको करके आओ,
क्योंकि काफ़ी सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये सब ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होते, बट हाँ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसको, तभी आप कर पाओगे आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे ही चलेंगे यहाँ पहुँचते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जिस ताप पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप। जल्दी से इसका आंसर लाइव चैट में या फिर कमेंट में ड्रॉप करिए फटाक से कि जिस ताप पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। गलनांक होता है, हिमांक होता है, क्वथनांक होता है, या फिर क्रांतिक ताप होता है, क्या होता है आंसर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैं उम्मीद करूँगा कि इसका आंसर दे चुके होंगे या फिर दे रहे होंगे, टाइप कर रहे होंगे। उनके लिए मैं 5 सेकंड का टाइम दे देता हूँ ताकि वो टाइप तो करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा भाई, इसका आंसर होगा आंसर सी, क्वथनांक। तो क्वथनांक ही एक ऐसा ताप होता है जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं क्वथनांक, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सिंपल ही होगा, आसान ही होगा, ईजी होगा, ठीक है। तो क्या है हमारा, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी वृद्धि, अपरिवर्तित, कमी, पहले कमी फिर वृद्धि। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लाइव चैट में देंगे या फिर कमेंट में देंगे तुरंत। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता भाई। और ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है और इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि ये आ जाए, ठीक है। ये आ सकता है और बहुत ज़्यादा चांस है कि ये आ जाए। तो देखते हैं क्या होगा भैया हमारा आंसर इसका, कि किसी पदार्थ की ताप को बढ़ाने, जैसे हमारे यहाँ पे पदार्थ हो गया, नीचे से हम बर्नर लगा के इसका ताप बढ़ा दें तो इसके अणुओं जो होंगी उसमें ऊर्जा क्या होगी, उसमें ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है। अगर किसी भी पदार्थ का हम ताप बढ़ा रहे हैं तो उसकी ऊर्जा में, अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, तो अणुओं में उसके वृद्धि होगी। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप वृद्धि वाला टिक करके आएंगे, चाहे जो उस ऑप्शन हो। डी होगा तो डी में ही टिक कर देना, बस आपको देखना क्या है कि वृद्धि कहाँ लिखा हुआ है। ना आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है, घटती है, इनमें से कोई नहीं। इन चार में से कौन सा सही होगा, फटाक से बताओ क्या होगा। कि जब बर्फ पिघलेगी तो आपको पता ही है कि जब वो जमी रहती है तो वो ठोस के फॉर्म में रहती है, यानी आइस। बर्फ क्या होता है, ठोस रहता है, तो उसमें अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। लेकिन जब वो पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी। तो घटना कहाँ पे है भैया, ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया हुआ है, घटती है। तो जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, घट जाता है। नहीं तो जब सॉलिड रहता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा रहती है जब वो बर्फ़ के फॉर्म में रहता है। जैसे वो पिघल के वो द्रव में आता है उसका स्थितिज ऊर्जा घट जाता है। तो जिसका जिसका करेक्ट था उसको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई साहब, आपका सही है। आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आप टॉप के कॉलेजेस में जा सकते हो, बट हाँ अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपको बताने कि धुरंधर बैच एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको लाइव टेस्ट, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 10,000 क्वेश्चन और पर्सनल मेंटोरशिप भी दी जाएगी। अगर आपको उसमें जुड़ना है तो आप हमारे पांडे जी टेक्निकल के नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मात्र और मात्र फ़ी है 299। अगर उससे भी कम में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो आप बताओगे तो हम लोग उसमें भी डिस्काउंट कर देंगे 299 में भी। नहीं तो ओरिजिनली ये 599 का कोर्स होता है, उसको डिस्काउंट के साथ 299 में दिया जा रहा है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो उससे भी कम में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेक श्योर करो। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं कि आप आज प्ले स्टोर पे जाके पांडे जी टेक्निकल नामक जो यूट्यूब
ऐप है जो हमारा प्ले स्टोर पे है, प्ले स्टोर पे हमारा PJT यानी पांडे जी टेक्निकल, वहाँ पूरा टाइप करना पांडे जी टेक्निकल, पूरा टाइप करना है ऐसे, तो आ जाओगे तो उसको देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो हमारा लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू भी जाके उसको डाउनलोड करो और कम से कम 5 स्टार की रेटिंग दो उसको, 5 स्टार की आपको रेटिंग देना है और प्यारा सा एक रिव्यू लिखना है। हम लोग रिव्यू देखेंगे, हम लोग जान जाएंगे। अगर आप मेरा वीडियो देख के जा रहे हो तो बाय दिव्यांश शुक्ला भी लिख देना, ताकि मैं देखूं तो मुझे भी पता चले कि मेरा स्टूडेंट वहाँ पे जाके रिव्यू लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, अणुओं के बीच आकर्षण बल, ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन, अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। तो 4 ऑप्शन है। ऊर्ध्वपातन के लिए सर्वप्रथम क्रिया क्या होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ। आपके पास है 5 सेकंड का टाइम, या फिर चलो 10 सेकंड का आपको टाइम दे दिया जाता है। 10 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपको टाइम दे दिया जाता है। तो चलो टाइम हो गया, हो गया, टाइम हो गया ओवर, ठीक है। 10 सेकंड में काउंट कर रहा था मन में ही, मेरे पास अभी वॉच तो मैंने पहन नहीं रखी है, तो मैंने मन में ही काउंट कर रखा था। तो देखते हैं आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ऊर्ध्वपातन में हमारा सर्वप्रथम क्रिया क्या होता है कि गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है। तो ऊर्ध्वपातन में यही होता है कि गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है। इसमें यही हमारा सर्वप्रथम क्रिया होता है कि इसमें ऊर्ध्वपातन में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन ऊर्ध्वपातन से रिलेटेड आता है तो आप ऑप्शन है जो कि है गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, ये टिक करके आ जाओगे बिना सोचे समझे, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल सा है हमारा और काफ़ी इजी है, ठीक है। तो अपना आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भूगर्भ पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। सबसे ज़्यादा एबंडेंट मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा धातु होता है हमारे पृथ्वी के भूगर्भ में, सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? ये मैं धातु मेटल कौन सा होता है? काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप बताओ। और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड वे में पूछा जाता है, ना ही केवल जीकप में, केवल जीकप में भी नहीं, आगे के कई सारे जो एग्जामिनेशंस आपके होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ये आपको रिपीटेड टाइप में आपको पूछा जाता है कि एबंडेंट मात्रा में कौन सा ऐसा आपका हो सकता है कि एल्युमिनियम धातु। मैं आपका आंसर भी बता दूं, इसका ऑप्शन सी होगा। तो एल्युमिनियम ही एक ऐसा धातु होता है जो कि भूगर्भ पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन नंबर सी टिक करके आ जाओगे। तो ऑप्शन सी आपका एल्युमिनियम एक करेक्ट ऑप्शन है कि भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ना आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारा पांडे जी टेक्निकल नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। उसको आप जाओ, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और जाके वहाँ पे 5 स्टार की मिनिमम रेटिंग दो और वहाँ पे एक प्यारा सा रिव्यू ड्रॉप करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड वे में आ रहा है और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या है भाई, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्वथनांक को कम कर देती है, क्वथनांक को बढ़ा देती है, हिमांक को बढ़ा देती है, हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और 10 सेकंड है। आप जल्दी से कमेंट डाउन करो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। क्वथनांक को कम कर देती है कि जल में घुलनशील अशुद्धियाँ अगर हैं तो क्वथनांक को कम करेगी, क्वथनांक को बढ़ाएगी, या फिर हिमांक को बढ़ा देगी, या फिर हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। जल्दी बताओ, काफ़ी सिंपल है। तो इसका आंसर होगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन बी, क्वथनांक को बढ़ा देती है। तो अगर जल में कोई घुलनशील अशुद्धियाँ हैं तो इसके कारण उसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्वथनांक जो होता है हमारा बढ़ जाता है जल में घुलनशील अशुद्धियाँ के कारण। तो आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी करेक्ट बताया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है और आप टॉप के कॉलेज पाने के लिए प्रमुख कंटेंडर हैं और पा के ही रहोगे अगर अच्छे से मेहनत करोगे और अच्छे से तैयारी करोगे अपनी, ठीक है ना। आगे देखते हैं हमारा आगे क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है भाई हमारा, भूपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है।
आयरन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? आपके पास 5 सेकंड है, आप जल्दी से टाइप करो। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? आयरन सही है कि ऑक्सीजन सही है कि सोडियम सही है कि मैग्नीशियम सही है? इन 4 में से कौन सा सही है? जल्दी बताओ भाई। मैं आपको फिर उसके बाद आंसर इसका बताता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको मैं बता दूँगा। बट उससे पहले आपको बताना पड़ेगा क्या होता है। गलत बताओ, सही बताओ, बट हाँ लाइव चैट या कमेंट में आप बताओ, ज़रूर से ज़रूर बताओ। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ऑक्सीजन एक ऐसा गैस होता है जो कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है या फिर गैस होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो भूपर पट्टी के लिए आप ऑक्सीजन करेंगे। अगर भूगर्भ वाला आता है तो आप एल्युमिनियम धातु के लिए अगर पूछेगा तो एल्युमिनियम बिना सोचे समझे आप टिक करके आ जाओगे। नो, ये तो काफ़ी सिंपल था। ऑक्सीजन आपने किया भी होगा, वो बहुत बच्चों को आता होगा कि ऑक्सीजन ही होता है। नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा तत्व है? सिलिका, कांच, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से तत्व कौन सा है भैया? काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि सिलिका है कि कांच है कि मैग्नीशियम है कि इनमें से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। फटाक से इसका आंसर कमेंट डाउन करो। इसमें से कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम है कि कांच है कि सिलिका है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको भी पता है, सबको पता है, और पढ़ने वाले बच्चों को ही पता होगा। हर बच्चों को नहीं पता होगा, बस पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे उन्हीं को पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। और जिसको पता है वो लाइव चैट और कमेंट में बता दो भाई, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन बच्चे जम के अपनी तैयारी कर रहे हैं और टॉप के कॉलेजेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ही एक ऐसा, इन चारों में एक ऐसा है ऑप्शन जो कि तत्व है। बाकी सब तो भाई एक बोल सकते हो वो तत्व नहीं, एक मिक्सचर टाइप में बोल सकते हो, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है। ठीक है, प्योर अगर बोल सकते हो तो मैग्नीशियम ही हमारा है। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या है। ओहो, अब ऐसे ही बड़े बड़े फार्मूला इसको देख के, केमिकल फार्मूला इसको देख के बहुत बच्चों को सर दर्द होने लगता है। सही बताऊं तो बहुत बच्चों को क्या होने लगता है? भैया, सर दर्द होने लगता है ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को देख के, यानी केमिकल फार्मूला को देख के। बट डरना नहीं है, फिटकरी है भैया। काफ़ी ज़्यादा आप क्लास 8th पढ़ते आए होंगे। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आगे देखो क्या है ऑप्शन। क्षारीय लवण, अम्लीय लवण, उदासीन लवण, द्विक लवण। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फिटकरी क्या होता है बताओ भैया, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि जो फिटकरी होता है वो क्या होता है। क्षारीय लवण होता है कि अम्लीय लवण होता है कि उदासीन लवण होता है कि द्विक लवण होता है। इन चारों में से क्या है आंसर? तो इन चारों में आपको मैं बता दूं, इन चारों में हमारा ऑप्शन नंबर डी, द्विक लवण। फिटकरी क्या होता है भैया? फिटकरी होता है हमारा द्विक लवण। ठीक है, तो जिसको नहीं आता था वो जान लो, और जिसको आता था वो लोग कमेंट डाउन भी किए होंगे, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिसको आता होगा उसका रिवीजन भी हो गया होगा। ऑप्शन डी, द्विक लवण। तो जो फिटकरी होता है ना, वो एक द्विक लवण होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप सबको ये समझ में आ रहा होगा और आप ये सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो मेक श्योर कि आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इन ज़रूर से ज़रूर करो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये सब देख के। जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह पदार्थ जिनमें यौगिक की ओर अधिक मात्रा नहीं घोली जाती कहलाता है उत्वफुल्ल पदार्थ, प्रश्वेद पदार्थ, आर्द्रताग्राही पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। इन 4 में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाक से बताओ भाई। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपको टाइम दिया जाता है 10 सेकेंड का मात्र। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है कि वह पदार्थ जिनमें यौगिक की ओर अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती क्या कहलाता है?
जल्दी बताओ, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? काफ़ी सिंपल है, जल्दी बताओ, फटाक से बताओ भाई। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे अपना आंसर राइट डाउन कर रहे होंगे कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव सेक्शन में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन सी, आर्द्रताग्राही पदार्थ। तो यही ऐसे आर्द्रताग्राही पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं इनमें जो यौगिक की ओर ना हम अधिक मात्रा नहीं घोल सकते। तो यही ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें यौगिक की ओर अधिक मात्रा नहीं घोल सकते, आर्द्रताग्राही पदार्थ। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आर्द्रताग्राही पदार्थ खोजोगे और उसको टिक करके आ जाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे के पास हम लोग अपना जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरा अणुक बल नगण्य होता है ठोस में, गैस में, द्रव्य में, इनमें से सभी में, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप फटाक से बताओ क्या होता है कि अंतरा अणुक बल नगण्य होता है ठोस में होता है कि गैस में, द्रव्य में, सभी में? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप फटाक से बिना सोचे समझे आप लाइव में, चैट में, कमेंट में, हर जगह बता दो अगर आपको आता है, ठीक है। और बता दो क्या होता है इसका आंसर, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा कम या फिर जीरो एक प्रकार से बोल सकते हो होता है हमारा गैस में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो सॉलिड होता है और जो हमारा गैस होगा और जो हमारा यहाँ पे गैस वो द्रव्य है, ये गैस के पार्टिकल्स, ठीक है, ये गैस होगा। तो इसमें जो होगा ना हमारा, अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो इसमें देख सकते हो कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इतने सट के रहते हैं कि इनके अंदर अंतड़ा अणुक बल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वही अगर हम द्रव्य में आएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसके कंपैरिजन में कम होता है। बट वहीं हम अपने गैस में आएंगे तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो आप खुद देख सकते हो, ऑब्जर्व करो कि किस में अंतड़ा अणुक बल ज़्यादा होगा। इसमें तो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, इसमें उससे कम होगा और इसमें तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल कम होगा, ठीक है। तो अंतड़ा अणुक बल अगर नगण्य का आ जाता है तो ऑप्शन बी गैस, आप गैस ढूंढोगे आ जाएगा। अगर अंतड़ा अणुक बल किस में सबसे ज़्यादा होता है पूछ लेगा तो आप ठोस करेक्ट करके आ जाओगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन है निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है, सल्फर, नौसादर, बर्फ, कोयला। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातज है? आप जल्दी से बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट है? लाइव चैट में आप फटाक से बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। सल्फर होता है ऊर्ध्वपातज, कि नौसादर होता है ऊर्ध्वपातज, कि बर्फ होता है ऊर्ध्वपातज, कि कोयला होता है ऊर्ध्वपातज? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड वे में आया हुआ है, तो इसीलिए आपको ये आंसर इसका बताना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो बच्चे बता भी रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नौसादर। तो नौसादर एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि ऊर्ध्वपातज होता है अगर इन चारों ऑप्शन में कंपेयर करें तो। सल्फ़र जो है भैया वो हमारा ऊर्ध्वपातज नहीं होता, बर्फ़ भी नहीं होता, कोयला भी नहीं होता। लेकिन अगर बात कर रहे हो नौसादर की तो हाँ, नौसादर हमारा ऊर्ध्वपातज होता है, नौसादर हमारा ऊर्ध्वपातज होता है। तो इसका आंसर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देख लेते हैं अपना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है कांच, प्लास्टिक, रबड़, शक्कर, यानी कि क्या है, शर्करा भी बोल सकते हो उसको। तो इन चारों में से क्रिस्टलीय ठोस क्या है? काफ़ी ज़्यादा आसान है यार, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप इसको डेली बेसिस में, आपको एक हिंट देता हूँ, इसको आप डेली बेसिस पे खाते हो, खाने वाला सामान है। आप बता दो, कांच है कि प्लास्टिक है कि रबड़ है कि शक्कर है? बताओ, जल्दी बताओ, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? मैं ये भी बता दूं, इसका यूज़ हम चाय में करते हैं। अब इससे बड़ा अब हिंट क्या ही लोगे भाई, इससे बड़ा हिंट क्या लोगे? कुछ है क्या हिंट इससे बड़ा कि मैं आप ये भी बता दिया कि चाय में इसका यूज़ करते हैं। चाय में कांच का यूज़ करते नहीं होगे क्योंकि उसको तो अब आपको कोई लोग बोलोगे कि सर कप हम कांच के कप में पीते हैं, तो यार वो नहीं, चाय बनाने में हम यूज़ करते हैं उसको। प्लास्टिक ना,
भैया ना, रबड़ नहीं, शक्कर हाँ। तो जो हमारा शक्कर होता है ना वो एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है? वो एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि रिपीटेड है, वो आना तय है। आप जब वहाँ से एग्ज़ाम देख रहे होगे ना तो आप खुद ही बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन तो आ गया। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? हमारा शक्कर होता है, अगर इन चारों ऑप्शन में देखें तो। नाउ ये तो हो गया भाई। नाउ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से बता दें कि पांडे जी टेक्निकल नाम का ऐप हमारा रिलीज़ हो चुका है। आप जाके यूट्यूब चैनल के लिंक में भी या फिर प्ले स्टोर पर टाइप करके उसको डाउनलोड करो और मेक श्योर करो कि वहाँ पे आप 5 स्टार की अपनी एक रेटिंग दे रहे हो और वहाँ पे एक प्यारा सा रिव्यू भी लिख के आ रहे हो। तो ऐसा हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो कमेंट डाउन करो भाई, क्योंकि वो लॉन्च हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, हमारे पूरे फैकल्टी की मेहनत लगी हुई है, ठीक है। तो आप ज़रूर ऐसा करो, क्योंकि ये करोगे तो यार हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ाने का अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और आपको टॉप के कॉलेजेस दिलाने में अपना पूर्णतः अपना साथ देंगे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है भाई, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ये तो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन तो आपको ज़रूर से ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि आपकी मम्मी भी पूछ सकती हैं कि बेटा ये प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो ये सब क्वेश्चन तो आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हो तो भी उसके पास भेज दो ये, ताकि वो पढ़ ले तो अपने मम्मी दादी को बता सके, ठीक है। तो ऑप्शन आप हम लोग देख लेते हैं। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, दाब स्थिर रहता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? फटाक से बता दो भाई, काफ़ी सिंपल है। इन चार में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपके पास है मात्र 5 सेकंड। 5 सेकंड में बताओ कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। चलो भाई, इसी के साथ आपका टाइम भी ख़त्म होता है। मैं आपको बताता हूँ, इसका आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ते ही हमारे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो खाना जल्दी पकने का केवल एक रीज़न है प्रेशर कुकर में, वहाँ पे हमारा जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर कोई ऐसा हम इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम बना लेते हैं जिसके अंदर हम जल का क्वथनांक बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो वो प्रेशर कुकर से भी जल्दी आपका खाना बना के तैयार कर देगा। तो इस वजह से, ठीक है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी वजह से हमारा खाना जल्दी पका जाता है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ने पर हमारा क्या दिख रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौशादर और नमक को पृथक किया जाता है यानी अलग किया जा सकता है क्रिस्टलीन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टल द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है। फटाक से बताओ क्या होगा कि नौशादर और नमक को पृथक से अलग कैसे किया जा सकता है। आपको मैं देता हूँ 5 सेकंड का टाइम, आप फटाक से बताओ क्या होगा आंसर। ए बी सी डी में से क्या होगा? आप टाइप कर दो, टाइप चैट में, आप कमेंट में कर दो, हम लोग वही देख के आपको हर्ट दे देंगे, ठीक है। तो इन चारों में से हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन द्वारा हमारा नौशादर और नमक को अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा हम नौशादर और नमक को अलग कर सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऊर्ध्वपातन ढूंढ के उसको टिक कर देंगे। ना आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, आ गया हमारा फिर से सिंपल क्वेश्चन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज वाला। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये अच्छे से पढ़ो, नहीं तो बहुत बच्चे रासायनिक परिवर्तन है वही सोच के आंसर दे देंगे। तो कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कोयले का जलना, दूध का सड़ना, जल का निर्माण, वाष्प का बनना। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में अगर आप दूध से दही बना दिए, अगर दही को दूध आप फिर से बना दे रहे हो तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगर दूध से दही बना है, अगर दही को फिर से हम दूध बना दे रहे हैं तो हमारा भौतिक क्रिया कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग रिवर्स एक बोल सकते हो, अगर यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं तो वो हमारा भौतिक हो सकता है, अगर रिवर्स नहीं करेंगे तो हमारा रासायनिक होगा। तो इसमें बताओ कि क्या है हमारा, कौन सा रासायनिक नहीं है, यानी कौन सा हमारा भौतिक है।
देखो, अगर कोयले को हम जला दिए, जैसे यहाँ पे हमारा कोयला है, अगर इसको हम लोग जला दिए तो ये क्या फिर से हम कोयला बना सकते हैं? जब ये जल के धुआं बन जाएगा, ऊपर स्मोक चला जाएगा, उसको फिर से कोयला तो बना नहीं सकते। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। दूध का सड़ना, अगर भाई दूध हमारा सड़ गया, अगर मान लो सड़ के कुछ भी उसका बन गया पदार्थ, तो उसको हम सड़े हुए दूध को फिर से तो दूध, शुद्ध दूध तो बना नहीं सकते भाई। तो अगर शुद्ध दूध नहीं बना सकते तो ये तो गलत ही है, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये भी रासायनिक परिवर्तन में आ गया, क्योंकि सड़े हुए दूध को हम फिर से शुद्ध दूध तो नहीं बना सकते। थर्ड है जल का निर्माण। अब जल का निर्माण, ये भी हमारा H2O जैसे हमारा बना। अब जल के निर्माण में हम ऑक्सीजन कहो निकाल दें, हाइड्रोजन कहो अलग कर दें, या फिर ऑक्सीजन को हम लोग अपने यूज़ करने लायक समुद्र के अंदर जाके कर सको, तो ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक प्रकार का हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें भी रिवर्सल नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन गलत है हमारा। दूध का सड़ना भी गलत, कोयले का जलना भी गलत। लेकिन ऑप्शन डी जो है हमारा, वाष्प का बनना, तो ये हमारा करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? आप देखते होगे कि आप जब पानी गर्माते हो, ठीक है, पानी जब गर्माते हो, ऊपर मान लो आपने रख दिया एक ढक्कन, अंदर पानी है, तो जो पानी है तो वो वाष्प बन के ऊपर जाता है, तो ऊपर जाके ये इसमें पानी जाके चिपक जाता है। तो आप लोग देखते होगे कि वो वाष्प तो गैस के फॉर्म में तो रहता है, लेकिन फिर जाके वो पानी बन जाता है। तो ये पानी से वाष्प बनता है, फिर वाष्प से पानी बन जाता है। इस वजह से ये भौतिक परिवर्तन आएगा, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, इसी रीज़न से, क्योंकि इसमें रिवर्सल का है, ये रिवर्स हो सकती है ये चेंजेस में, परिवर्तन में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा होने वाला है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए, जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए, जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए, उपरोक्त सभी दशाओं में समान समय लगेगा। तो आपको बताना है कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न स्थिति में किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा, यानी कब वो सबसे जल्दी ठंडा होगा हमारा दूध, अगर किसी धातु के बर्तन में रखा हुआ है। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप जल्दी से बताओ, आपके पास है केवल 10 सेकेंड्स मात्र। आप जल्दी से बताओ ABCD में से कौन सा सही होगा? 4, 5, 6, 7, 8, मैं टाइम गिन रहा हूँ बच्चों, 10 सेकंड होते ही मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। जैसे हमारा ये बर्तन हो गया, इसके अंदर हमारा क्या है? इसके अंदर है दूध। अगर हम इसके चारों तरफ बर्फ़ रख दें ऐसे, ठीक है, अगर इसके चारों तरफ हम अपना बर्फ़ रख दें, तो इसके अंदर जो रखा हुआ दूध है ना, वो सबसे तेज़ गति से क्या होगा? ठंडा होगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन होगा, और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन ए, बी और डी भी देख लेते हैं। अगर ए में देखो, जैसे बर्तन है हमारा, इसके ढक्कन पे अगर हम लोग बर्फ़ रख देंगे, तो यहाँ का पार्ट तो खुला हुआ है, तो यहाँ से ज़्यादा नहीं ठंडा कर पाएगा इतने जल्दी। तो ये ऑप्शन गलत होगा। जब दूध को बर्तन की सिल्ली पर रखा जाए, वो भी गलत होगा। उपरोक्त समय नहीं, सेम समय तो लगेगा ही नहीं हर ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा हमारा बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ना दिया होता, अगर ऑप्शन सी ना दिया होता, तो हम लोग क्या देखते? ऑप्शन ए करेक्ट रखते। तो यही है कि आपको सारा ऑप्शन पढ़ना है, जो सबसे अप्रोप्रिएट हो, जो सबसे सही हो, उसके ऊपर आपको टिक करना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे देखते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा होता है ओवर। बट हाँ, जाने से पहले आपको थैंक यू यार, अगर आप जो यहाँ तक बने हुए थे उन लोग को वेरी वेरी थैंक यू। और हाँ, जाते जाते मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, पांडे जी टेक्निकल नाम का जो ऐप है, जो कि प्ले स्टोर iOS हर जगह अवेलेबल है, उसको जाके ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करो। पांडे जी टेक्निकल, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पांडे जी टेक्निकल को डाउनलोड करो, और यहाँ पे आके आपको 5 स्टार की रेटिंग देनी है प्ले स्टोर पे, और रिव्यू ड्रॉप करना है, ठीक है। ये 2 काम आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ धुरंधर बैच के बारे में। अगर धुरंधर बैच में आपको ज्वाइन होना है,
तो जो टीम का नंबर है हमारे पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के, आपके लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, उसको जाके वहाँ पे कॉल कर सकते हो। बेसिक प्राइस है 599, बेसिक प्राइस है 599 धुरंधर बैच का, बट डिस्काउंट के साथ वो 299 में मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप फाइनेंशियली अनस्टेबल हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो आपको और भी डिस्काउंट दिया जाएगा, बट आपको बताना पड़ेगा भाई कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, 300 भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में आपको और भी डिस्काउंट दे दिया जाएगा। बट हाँ, जाने से पहले आपको फिर से थैंक यू, और जाते जाते आप पांडे जी टेक्निकल ऐप को ज़रूर डाउनलोड करो और 5 स्टार रेटिंग दो। धन्यवाद, थैंक यू।